बीजेपी कार्यकर्ताओं को रिटर्न गिफ्ट। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। चंपावत उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सीएम धामी ने बड़े संकेत दिए हैं। ये संकेत निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए कई उम्मीदें लेकर आया है। दरअसल जल्द ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दायित्व बांटे जाएंगे। कहा जा रहा है कि निगम, आयोग और परिषदों के अध्यक्षों पर जल्द तैनाती होगी। लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर सरकार अपनी फौज बढ़ाना चाहती है तो उसे पहले अपना खजाना देख लेना चाहिए। इसी पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद करेंगे अपने खास मेहमानों से इसी मुद्दे पर अगले आधे घंटे चर्चा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द ही अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात दे सकती है। सरकार में दायित्व बांटने को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही। सीएम धामी का कहना है, कार्यकर्ताओं का काम बोलता है और किसी को भी सिफारिश की जरूरत नहीं है। यानी संदेश साफ है, परफॉर्मेंस के आधार पर ही दायित्व दिए जाएंगे। आप सबका पुनः एक बार सबका स्वागत करते हुए सब उत्साह के साथ, और हमने अजय जी ने, मदन जी ने, आदरणीय दुष्यंत जी ने, रेखा जी ने, सब लोगों ने तय किया है सभी कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ किसी न किसी दिशा में काम मिलेगा। सबको काम मिलेगा, जहां भी होगा, किसी को संगठन का मिलेगा, किसी को कहीं और का मिलेगा। सब लोग काम पर लगेंगे, सब काम पर लगेंगे। उत्तराखंड में सरकार को बने हुए 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। सरकार के पास 100 से ज्यादा दायित्व अभी भी खाली है। बड़ी बात यह है कि सरकार में 3 कैबिनेट मंत्री पद खाली हैं। कहा जा रहा है सरकार इसी दिशा में अब आगे बढ़ सकती है। सीएम धामी के संकेत के बाद पार्टी में उत्साह नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की विशिष्ट कार्य प्रणाली है और यही कारण है कि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। पार्टी में करने के बहुत से कार्य हैं और संगठन इस बात पर पूरा ध्यान देता है कि सभी कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई कार्य दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो आह्वान किया है वो भी इसी संदर्भ में है कि सभी कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई कार्य सौंपा जाएगा और उनका ये भी आह्वान है कि सभी कार्यकर्ता अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करें। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने फिर से सरकार को सलाह देते हुए कहा कि प्रदेश में पहले से ही आर्थिक बोझ ज्यादा है। ऐसे में मुखिया अगर अपनी फौज बढ़ाना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपना खजाना देख लेना चाहिए और फिर उसी के हिसाब से दायित्व बांटने चाहिए। दायित्व तो बहुतों ने पहले भी बांटे थे, लेकिन दूसरों ने क्या हश्र किया। मुख्यमंत्री खुद अपने पद पर कितने दिन तक काबिज हैं ये गारंटी नहीं है। पिछली प्रचंड बहुमत की, इससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत मिला था, 57 का बहुमत मिला था। हमने 3 मुख्यमंत्री बदलते हुए देखे और तीनों मुख्यमंत्रियों ने आपस में एक दूसरे के ही फैसले पलट दिए। दायित्वधारी त्रिवेंद्र रावत जी ने जो बनाए वो तीरथ रावत ने सारे के सारे ठंडे बस्ते में डाल दिए और पुष्कर सिंह धामी ने उसके बाद बनाए ही नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि दायित्वधारी बनाए जाएंगे। क्या उत्तराखंड राज्य इसके लिए तैयार है? हमारा कर्ज में डूबता हुआ राज्य, जिसको आपने बिल्कुल डबल कर दिया कर्ज को, क्या हम वहन कर सकते हैं उनका खर्चा? सीएम धामी के संकेत से साफ हो गया है कि कार्यकर्ताओं को तोहफा मिलने जा रहा है। जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित थे उन्हें जल्द ही रिटर्न गिफ्ट भी दिया जा सकता है। देहरादून से इंडिया वॉइस के लिए अभय केंतुरा की रिपोर्ट। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनय गोयल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके अलावा रविंद्र सिंह जी भी आनंद हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं, गढ़वाल मीडिया प्रभारी आम आदमी पार्टी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी। सबसे पहला सवाल गोयल साहब मैं आप ही से करना चाहता हूं। देखिए, कार्यकर्ताओं की हमेशा शिकायत रहती थी कि 5 साल वो पार्टी के लिए काम करते हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन उनको कोई जिम्मेदारी, कोई पद नहीं दिया जाता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने साफ साफ ये संकेत दिए हैं कि भाई जिसने मेहनत की है, जो निष्ठावान कार्यकर्ता होगा उसकी बिल्कुल अनदेखी नहीं होगी, उसको कोई ना कोई दायित्व जरूर दिया जाएगा। तो ये दायित्व बांटने को लेकर इन दिनों जो चर्चाएं चल रही हैं, किस तरह से आप समझाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की जनता को
कि हम किसी कार्यकर्ता की उपेक्षा नहीं करते हैं, जो पार्टी के लिए निष्ठावान है उसका पार्टी ख्याल रखेगी? देखिए, किसी भी सरकार में ये व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, और उन पदों पर हमेशा कोई ना कोई कार्य करता है। और अगर सामान्य रूप से कोई पार्टी का कार्यकर्ता उस काम को नहीं कर रहा होता तो वो चार्ज एक प्रकार से किसी सरकारी अधिकारी के पास चला जाता है। तो कोई भी इस प्रकार की जो जिम्मेदारी है वो नई नहीं होती या क्रिएट नहीं की जाती, वो पहले से व्यवस्था विद्यमान रहती है और उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश के लिए अच्छा सोचने वाले कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो अगर पार्टी उनके बारे में किसी प्रकार का कोई विचार करती है तो इसमें मुझे लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और वास्तविकता ये होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति को जिम्मेवारी मिले वो प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे। लेकिन क्या गोयल साहब, आपको लगता नहीं कि इससे खर्च बढ़ेगा? क्योंकि यही सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। वो कह रही है कि आर्थिक बोझ में पहले ही प्रदेश है और ऊपर से आप दायित्व बांटेंगे, बढ़ाएंगे इन पदों को, तो उससे आर्थिकी पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा? वो ये पूछ रहे हैं सवाल कि कहां से आप लाएंगे पैसा? नहीं, देखिए, ये तो मुझे लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात है। अगर कांग्रेस अपने जमाने के कार्यकाल को देखे और वहां देखे कि कितने कितने उन्होंने दायित्व दिए थे, और एक बार तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इतने दायित्व दे दिए कि हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी को गीत लिखना पड़ गया इसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां आवश्यक है, जो उपयोगी है, केवल उतने ही कार्यकर्ताओं को या अपने दायित्व बांटने चाहती है। इससे ज्यादा हम कोई इस प्रकार का कोई लाल बत्तियों का टोला नहीं बनाना चाहते। अच्छा रविंद्र जी, आपको क्या लग रहा है जो दायित्व बांटने के संकेत मुख्यमंत्री ने दिए हैं? क्योंकि विपक्ष ये सवाल जरूर उठा रहा है कि भैया पहले ही आर्थिकी का बोझ इतना है, उत्तराखंड पर कर्ज इतना ज्यादा है, ऊपर से क्या जरूरत है ये दायित्व बांटने की? अगर दायित्व बढ़ते हैं तो फिर उस पर बोझ और ज्यादा पड़ेगा। तो ये सवाल पूछ रहा विपक्ष की पैसा कहां से आएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई अपनी पार्टी का, संगठन का विस्तार कर रहा है तो समस्या कहां पर है? ये तो उनका मसला है ना रविंद्र जी, वो मैनेज करेंगे। देखिए, ये पार्टी का विस्तार नहीं है, वरन हम इसे सरकार का विस्तार कह सकते हैं। और इस वक्त उत्तराखंड के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा है। प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बच्चा जो जन्म लेता है वो 66,000 रुपए के कर्ज तले पैदा होता है। तो जो स्थिति उत्तराखंड की है, देखिए व्यवस्था है, जैसा गोयल जी ने कहा, मैं सहमत हूं, लेकिन इस व्यवस्था को ये समझना पड़ेगा कि कम से कम बोझ जो है सरकार के ऊपर पड़े। देखिए, उत्तराखंड में जो सरकार है वो सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं की नहीं है, वरन उन लोगों की है जो जिन्होंने चुन के भेजा है। और पूरे मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड में जितने लोग रहते हैं सबकी सरकार है। और कहीं ना कहीं जो वजन पड़ेगा, ये वजन हम पर भी पड़ेगा, गोयल जी पर भी पड़ेगा, और जितने लोग यहाँ रहते हैं सब पर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने से टैक्स से हमें चुकाना भी पड़ेगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिस पर वजन कम से कम पड़े। साथ ही पूर्व में देखने में आया है, जैसा कि गोयल जी ने कहा, मैं निशंक जी के जमाने की बात करूंगा, जब माननीय निशंक जी मुख्यमंत्री थे, सबसे ज्यादा पद बांटने का काम उन्होंने किया। और उस समय एक बहुत होड़ लग गई कार्यकर्ताओं में, क्योंकि जब आप पद ज्यादा बांटते हैं तो एक होड़ भी हो जाती है कार्यकर्ताओं में, आपस में रंजिशें भी हो जाती हैं पद को लाने को लेकर, पद पाने को लेकर के। तो मैं समझता हूं कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए, और अभी पद या दायित्व बांटना बहुत जल्दबाजी होगा। कम से कम 6 महीने तक अभी से टाला जाए, क्योंकि अभी सरकार को ये भी नहीं समझ में आया कि काम कहां से शुरू करना है। पिछले जो 70 दिन निकले हैं
पिछले 70 दिन सिर्फ चंपावत चुनाव को कैसे लड़ा जाए, कैसे जीता जाए। और चूंकि धामी जी पहले खटीमा से चुनाव हार गए थे, तो उनके दिमाग में एक ये साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं प्रेशर था कि मुझे सबसे पहले चुनाव जीतना है, और उन्होंने चुनाव जीता, हम उसकी बधाई देते हैं। लेकिन अभी कम से कम 6 महीने तक इसको टाल देना चाहिए, ऐसी मेरी सलाह है। उत्तराखंड के हित में मैं कोई पार्टी या बीजेपी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मेरी बात से और लोग भी सहमत हों। ये बात हो रहा है कि गोयल जी अगर उसी पंक्ति में आ रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा। गोयल साहब जवाब दीजिए, क्योंकि कर्ज तो है। देखिए 2021-22 का अगर हम आंकड़ा देखें तो 73,477.72 करोड़ रुपए का कर्ज था ये, और ये पिछले अगले 5 सालों में अनुमान बढ़कर 54,496 करोड़ रुपए और कर्ज ले सकती है उत्तराखंड सरकार। ये जो परिस्थिति अभी है ना गोयल साहब, इसी पर यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि जरूरत क्या है इसकी। बहुत ज्यादा अगर आवश्यकता है तो करिए, विपक्ष कह रहा है। देखिए, मुझे लगता है कई बार हमारे साथी पैनलिस्ट सतही जानकारी के आधार पर केवल आरोप लगाने के लिए बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन अगर वो गहराई में जाकर देखें, हर चीज का एक नॉर्म है। और ये नहीं, वो पूछ रहे इतनी जल्दबाजी क्या है ये दायित्व बांटने की? अभी थोड़ा समय होने दीजिए सरकार। मेरी बात समझ लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं कर्ज की बात चूंकि कही है, और क्योंकि आगे भी हो सकता है कर्ज की बात आए, तो इसलिए मैं इस विषय को स्पष्ट करना चाहता हूँ। कर्ज की जहां तक बात है कि सभी राज्यों पर कर्ज है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसके ऊपर कर्ज नहीं है, और उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट है। हमारी जो प्रदेश की जीडीपी है, एसजीडीपी, उसका 31%, मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं आपको, उसका 31% हमारे पे कर्ज है। और जो हमारे साथी लोग बात कर रहे हैं, चाहे अगर आप पंजाब की बात करें, जरा पंजाब के कर्ज की स्थिति देख लीजिए, या जहां अन्य जगह कांग्रेस की सरकारें हैं, 39%, 39% ऑफ देश जीडीपी। रविंदर भाई, आपको पंजाब से बात करना पड़ेगा। हम उत्तराखंड के विषय पर बात कर रहे हैं। एंकर महोदय से बात निवेदन करना चाहूंगा शंकर जी कि हम उत्तराखंड पर बात कर लें। क्या हम उत्तराखंड पर बात कर लें? 1 मिनट शांत रहिए, 1 मिनट शांत रहिए ना। मैं आपकी बारे में नहीं बोला, पूरा भाषण सुना मैंने आपका, मैं सबके पूरे भाषण सुनता हूँ, लेकिन जब मेरा बोलने का बारी आता है तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि मैं तथ्यों में बात करता हूँ। उत्तराखंड से भाई साहब बाहर ना जाइए। अपनी बारी में बोलने की आदत डालिए ना। आप बताइए ना कि पंजाब पे बात की, मैं इंटरेस्ट नहीं करूंगा भाई साहब, मैं इंटरेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप उत्तराखंड पे बात करेंगे, स्वागत करूंगा आपको, मैं अपना समय भी दूंगा। नहीं, ये तथ्य अच्छा ठीक है, उनको जल्दी से गोयल साहब को खत्म करने दीजिए रविंद्र जी, फिर मैं गरिमा जी को भी जोड़ रहा हूं। समझ में आएगी बात। हाँ, आपके मैं जल्दी गोयल साहब, मैंने पंजाब का दिया क्योंकि आप पंजाब में सरकार चला रहे हैं, और अन्य राज्यों का मैंने इसलिए दिया कि दूसरे राज्यों से तुलना कीजिए ना, उनके 39%, 39% देश जीडीपी उन पे कर्ज है। हमारे राज्य में 31% ऑफ आवर जीडीपी कर्ज है। तो हमारी स्थिति आप जैसे राज्यों की नहीं है। तो मैं कहता हूं, देखिए, कर्ज कोई जो व्यवस्थाएं चलानी होती है, विकास के लिए होती है, वो सभी राज्य कर्ज लेते हैं, लेकिन क्या हम चादर से बाहर पैर थोड़ी फैला रहे हैं? इसका हमें सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। गरिमा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चिंता करते हैं तो आपकी चिंता का स्वागत है। गरिमा जी, आप मुझे सुन पा रही है? चलिए, गरिमा जी तक आवाज नहीं पा रहा, आप जवाब दीजिए रविंद्र जी। देखिए शंकर जी, मेरा यही कहना है कि सरकार को किस बात की जल्दी है, कम से कम 6 महीने, साल तो निकल जाने दीजिए। हेलो, हाँ गरिमा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? 1 मिनट रविंद्र जी। हाँ, मैं सुन हूँ, आपको लगातार सारे पैनल को सुन रही हूँ पिछले 10 मिनट से भाई साहब। जी, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब मेरा आपसे ये सवाल है, दायित्व अगर बांटे जा रहे हैं सरकार में, तो कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? कांग्रेस बिल्कुल विरोध नहीं कर रही है, लेकिन उत्तराखंड के हित में कतई नहीं है। जो भी उत्तराखंड का हितैषी होगा वो इस बात को समझेगा कि सरकार तो ट्रिपल इंजन की और प्रचंड बहुमत की बन रही है, लेकिन आमदनी का कोई जरिया नहीं खोजा जा रहा है। कोई विजन, कोई रोड मैप, कोई ब्लूप्रिंट इस सरकार के पास नहीं है कि खनन और आबकारी से आगे बढ़कर ये प्रदेश की आमदनी के लिए कुछ कर सकें।
जीएसटी में हमें नुकसान अभी 5,000 करोड़ का प्रतिमाह होने वाला है। ये जून महीने से शुरू हो चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने जो सपोर्ट के हाथ थे या सहायता के हाथ थे वो पीछे खींच लिए हैं। ये उसी वक्त करार हो गया था जिस वक्त जीएसटी लागू हुई थी कि जिन भी राज्यों को जीएसटी के अंतर्गत नुकसान हो रहा है उनको शुरू के 3 साल केंद्र सरकार भरपाई करेगी नुकसान की, और फिर उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनना होगा। अब क्योंकि 3 साल हो गए हैं और वो करार समाप्त हो गया, ऐसे में एक तरफ तो कर्मचारियों को देने के लिए हमारे पास तनख्वाह नहीं है, बाजार से आए दिन हम लोन उठाया कर रहे हैं, और जितना हम कर्ज 2017 में हरीश रावत सरकार त्रिवेंद्र सरकार को सत्ता सौंप कर गई, 46,000 करोड़ यहाँ का बकाया था, कर्ज था उत्तराखंड पर। आज वो 86 करोड़ बना दिया इन 3 मुख्यमंत्रियों ने, 3 मस्केटर्स ने। ये बताएं तीनों मुख्यमंत्री कि इन्होंने कोई आमदनी का जरिया ढूंढा है क्या प्रदेश के लिए? तो ऐसे में दायित्वों की बंदरबांट, दायित्वधारी तो त्रिवेंद्र सरकार में भी बने थे, तीरथ सरकार ने सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया, पुष्कर सिंह धामी ने अपने 8 महीने के कार्यकाल में कोई बनाए नहीं दायित्वधारी। अब क्या बात ऐसी हो गई कि खुश होके मोगेम्बो खुश हुआ, और क्योंकि उपचुनाव जीत चुके हैं मोगेम्बो जी, तो वो पूरे राज्य को स्टेक पे लगा देंगे क्या? आप तरीका बताइए कि इस कर्ज से निकलने का तरीका क्या है? क्योंकि हम शनै शनै श्रीलंका की तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं, हम केवल कर्ज उठा रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर क्या कह चुके हैं ये किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा है हमारी हालत बांग्लादेश की इकोनॉमी से भी नीचे गिरने वाली है। उन्होंने कहा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो भारत के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। तो हम गर्त में जाते हुए प्रदेश ही नहीं देश हैं। ऐसे में आपको दायित्वों की हो रही है, लाल बत्ती बांटने की हो रही है, उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देने की हो रही है। एक दायित्वधारी प्रदेश के ऊपर 3 से 3.5 लाख में पड़ता है प्रतिमाह। कौन उठाएगा, कौन वहन करेगा उनका खर्चा? ठीक है। तो देखिए, कोई भी लागू योजना करी जाती है सरकारों के द्वारा, वो समय काल परिस्थिति के हिसाब से की जाती है। ये नहीं कि प्रदेश में आपदा आई हो और आप जो है उस समय अपनी रंगरलियां मनाएं। इस समय आपदा जैसी स्थिति है प्रदेश के अंदर। 4 धाम यात्रा चल रही है, इतने श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जानवरों की मौत हो गई है। उधर जो है हाईकोर्ट आपको तलब कर रहा है, 1 महीने बाद आप नींद से जग रहे हैं और आप 4 डॉक्टरों का पैनल भेज रहे हैं सुपरवाइजिंग कमेटी के नाम पर या एक्सपर्ट पैनल के नाम पर। 1 महीने तक आप सो रहे थे। आप अपने चंपावत उपचुनाव में इतने मशरूफ थे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आपने उत्तराखंड की छवि को धूमिल होने से भी नहीं बचाया, और आज अब आप दायित्वधारियों को हमारे सर पर लादने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता को हक है, आपको प्रचंड बहुमत दिया है, ट्रिपल इंजन दिया है उत्तराखंड। विपक्ष को ना दीजिए कोई जवाब, नहीं चाहिए हमको आपसे कोई जवाब, क्योंकि विपक्ष तो आपको जानी दुश्मन लगता है, जन्मजात दुश्मन लगता है। अब तीरथ सिंह रावत कहने लग गए हमारी बात। हमने जो कहा 4 धाम यात्राओं की व्यवस्था जवाब ले लेते हैं गोयल साहब, वही आज तीरथ रावत कह रहे हैं। अब क्या जवाब है पुष्कर सिंह धामी के पास? अपने ही दल के ये विनय गोयल बैठे हैं पैनल में, बताएं। मैं पूछ रहा हूं, तीरथ रावत को भी माकूल नहीं लग रही है व्यवस्थाएं, क्या जवाब है आपके पास? देखिए, तो आमदनी 98 और खर्चा रुपया नहीं, खर्चा 2 रुपया कर दिया है। आमदनी कहीं से ला नहीं रहे हो, कोई इन्वेस्टर ला नहीं रहे हो। एमएसएमई सेक्टर पूरा डूब चुका है, छोटे और लघु उद्योग यहाँ से जा चुके हैं। बिजली कटौती की वजह से 400 उद्योगों ने अलार्म दे रखा। अच्छा, जवाब ले लेते हैं गरिमा जी, जवाब ले लेते हैं। नहीं एंकर महोदय, ये कोई बहुत चिंतनीय विषय है। उत्तराखंड का क्या हाल इन्होंने कर दिया। 10 घंटे ये बिजली कटौती कर रहे हैं, जिस 10 घंटे की बिजली की वजह से किसान। अब जवाब तो लेना पड़ेगा ना गरिमा जी। देखिए, उद्योग यहाँ से जाने, उनको भी आपको सुनना पड़ेगा। विनय जी बोलिए, एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दीजिए संक्षेप में। चैनलों पर अपने व्याख्यान दिखा रही है, जनता ने एक वोट देने के लिए तैयार नहीं है, जनता इनकी जमानतें जब्त करा रही है। अरे जनता ने बूथ कैप्चरिंग करिए, कुछ शर्म करो। अरे भैया, होता है, कुछ शर्म करो। बूथ कैप्चरिंग करिए आपने, अपने संगठन की 3 घंटे लाइट गायब कर दी, कार्यकर्ता नजर नहीं आया। आप बौखलाए में है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, किस तरह से बौखलाए नहीं कहा। हमने आम चुनाव में नहीं कहा आपने बूथ कैप्चरिंग करी है। हमने चंपावत उपचुनाव में कहा केवल कि आपने बूथ कैप्चरिंग करी है, और आज
क्या आज गुंडागर्दी की की जबान सारी से हदें जब पार हो कर गई दी पुष्कर सिंह और धामी इस और तरह उनके बबुलाई गुंडों ने। हुई, आप डिबेट करना नहीं चाहती, आप टीवी निश्चित चैनल तौर पर पर भुखमरी हुई हूँ। नहीं आ रहा है जब देश के अंदर भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी पर डिबेट न हो, व्यापी और मस्जिदों में कितने शिवलिंग ठीक है गिरे, ठीक है गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी सुन लेते हैं गोयल साहब को भी थोड़ा सा, फिर समझ में नहीं आएगा। आपने जो सवाल पूछे उन्होंने जवाब क्या दिया। गोयल साहब संक्षेप में जवाब दीजिए, 2-3 सवाल उन्होंने पूछे। हमें चुप करके खुश है, ये जनता इन्हें फाट करके खुश है। ये जितना ज्यादा टीवी चैनल पर बोलती है उतने ज्यादा हमारे वोट बढ़ते हैं, तो इसलिए यही बोलती रहे तो हमारे ख्याल से अच्छा है। गोयल जी वोट बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप चिंता करती है ना टीवी चैनल पर, उतने ज्यादा हमारे वोट बढ़ते हैं। जैसे आपके राहुल गांधी जी बोलते हैं हमारे वोट बढ़ते हैं, ऐसे जो बयान देती है उसके वोट बढ़ते हैं, तो आप भी बोलती रहिए। जनता आपको पूरा दंड देती है इस बात का, जो जिस प्रकार की कांग्रेस की प्रवक्ता तो बकवास करती है, लेकिन भाजपा की प्रवक्ता क्या करती है ये बताइए विनय गोयल जी। अच्छा कांग्रेस की प्रवक्ता तो बकवास ही करते हुए दिखेगी आपको। नहीं बैठ जाइए ना, जिस प्रकार से आप अपने बारे में बोल रही हैं हमारे बारे में बोलेंगी। सत्ता पक्ष अरे नहीं मैडम, इस प्रकार से नहीं चलता है। आप बताइए, अरे आप बताइए ना, आप ये बताइए कि हरीश रावत जी के आने से पहले कर्जा कितना था और जब छोड़ के गए तब कितना था? अगर आपके पास आंकड़े हैं तो बताइए। अरे जब हरीश रावत जी आए थे, जब हरीश रावत जी ने सत्ता संभाली थी तब कर्ज कितना था और जब सत्ता छोड़ के गए तब कर्ज कितना था? होने वाला है जनाब। अरे मैडम जो बताइए, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए कि जब हरीश रावत जी ने सत्ता संभाली थी तब कर्ज कितना था और आज कर्ज कितना है? सत्ता पक्ष ने आपको सिलेक्टिव चीजें बोलनी है, आपको सिलेक्टिव चीजें बोलनी है। आपने आपको दायित्वधारी बनाए, आप अपने दायित्वधारी बनाए, आप कितने दायित्वधारी बनाए थे हरीश रावत जी ने? 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। किसने कहा था 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा? वो आपसे हरीश रावत जी ने कहा था और जनता ने तमाशा लगाया पूरी कांग्रेस पार्टी पर। आज तक उभरे नहीं हो, आगे बनने वाले हो आप। ठीक है रविंद्र जी, मैं आपको इस चर्चा में जोड़ूं। ये ऐसा क्यों होता है रविंद्र जी कि जब विपक्ष हारता है कहीं पर चुनाव तो या तो बूथ कैप्चरिंग होती है या फिर ईवीएम खराब हो जाती है। जहां पर विपक्ष चुनाव जीत जाता है वहां पर सब कुछ ठीक हो जाता है। देखिए, मैं इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति है, जो बात है, चाहे गरिमा जी कहें चाहे कोई कहे, मैं इसका खंडन करता हूँ। देखिए, जो जनता का जो मैंडेट है वो हमें स्वीकार करना होगा और ये राजनीति में देखिए चुनाव है, हार जीत लगी रहती है। इससे कोई भी इस प्रकार की कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए कि जिससे ये संदेश जाए कि हम कुछ ऐसा कह रहे हैं जो हो नहीं सकता। साक्ष्यों के साथ निर्वाचन आयोग गई है कांग्रेस। आपने अपनी पहले निर्मला गैतोड़ी जी को अकेले छोड़ दिया, पहले आपने छोड़ दिया। साहस नहीं रहा कि आप वहाँ चुनाव में किसी कैंडिडेट को खड़ा करें। आपको नहीं पता आपके नेता भाग गए बहन जी, आपके तो नेता ही भाग गए। आपने महिला को बीच भवन में छोड़ दिया, आपके नेता भाग गए, तो भाजपा क्या कसूर है? आप भारतीय जनता पार्टी पर आज दोष मर रहे हैं। आपके नेता भाग गए बहन जी, बहन जी आपके नेताओं ने, रमेश अग्रवाल ने सरेंडर कर दिया बीजेपी के सामने, चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया आपके प्रत्याशी ने। आपने एक महिला को निहत्था छोड़ दिया। आपको शर्म आनी चाहिए, पूरी कांग्रेस को ये शर्म आनी चाहिए कि एक महिला को आपने चुनाव में निहत्था छोड़ दिया और आज आपके कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, आप मुझसे बहस जितनी मर्जी कीजिए, लेकिन सच यही है कि आपने अपने प्रत्याशी को निहत्था छोड़ा, आपने शेर के सामने बकरी फेंक दी, ये आपकी गलत बात थी। आपको सपोर्ट करना चाहिए अपने प्रत्याशी को। आपके प्रत्याशी ने आप पर इल्जाम लगाए कि चुनाव मैंने लड़ा, कांग्रेस ने नहीं लड़ा, सिर्फ मेरे पास एक बंदे का निशान था। स्पष्टीकरण तो आपने दिलवाया, स्पष्टीकरण आपने दिलवाया, स्पष्टीकरण बहन जी आपने दिलवाया। देखिए, मुद्दे से हम भटक रहे हैं, मेरे नेताओं पर कोई भी तोहमत नहीं लगा। अच्छा, विषय पर आइए रविंद्र जी, विषय पर आइए। दायित्व वाला विषय था, आप कहाँ चले गए चंपावत? अब तो जीत गए मुख्यमंत्री। मैं आपसे कह रहा हूँ, पेट खराब हो जाएगा। आपने एक ही बयान पढ़ा, आपने उसके बाद उनका स्पष्टीकरण नहीं देखा अगले दिन, और आधी सब्जी खा के पेट खराब होता है। मैं आपको बता दूं, आपने एक ही बयान देखा, आपको पूरी जानकारी नहीं है।
उन्होंने उन कांग्रेसियों के लिए कहा जो चंपावत में पैसे के लोभ में, पैसे के प्रलोभन में छोड़कर चले गए, आधी बाजी उन लोगों को सुनाया है उन्होंने। क्यों नहीं चुनाव लड़े हिमेश खरकवाल जी? चुनाव क्यों नहीं लड़े? आप क्यों नहीं चुनाव लड़े? पहले आप ये बताइए। कैन से लड़ते? धामी जी तो मैं जरूर लड़ता। मैं ये कह रहा हूँ कैन से अगर धामी जी लड़ते तो मैं स्वागत करता हूँ उनका। आप हमसे पूछने वाले कौन होते हैं? हम चुनाव तो लड़े। आप बीच में मत बोलिए ना बहन जी। हम चुनाव तो लड़े, अपना पक्ष रखने दीजिए बहन जी। छोड़कर चले गए। बहन जी मुझे अपना पक्ष रखना दीजिए। मुंह पर उनको मलाई चले ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है। गरिमा जी और विनय जी और रविंद्र जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप तीनों ने वक्त दिया। वक्त की कमी आप सब जानते हैं, माफी चाहता हूं, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। लेकिन सवाल यह था कि जो कार्यकर्ताओं को दायित्व देने की बात कही जा रही है और मुख्यमंत्री ने साफ साफ ये संदेश दिए हैं, संकेत दिए हैं कि जिसने भी काम किया है, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, उसको रिटर्न गिफ्ट दिया जाएगा, उसका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन विपक्ष इसी पर अब सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इतनी जल्दी क्या है दायित्व बांटने की, इससे खर्च का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि पहले ही उत्तराखंड कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।